पॉलिटिक्स एक ऐसा महकमा है जिसमें कोई इतवार नहीं होता। मतलब साल के 365 दिन 24 घंटे ये चलता रहता है। तो हमने सोचा कि इस साल इंडियन पॉलिटिक्स में कौन से इश्यूज छाए रहे, किन राजनीतिक घटनाओं का शोर खूब सुनाई दिया, इस पर एक बात हो जाए। यूपी से लेकर पंजाब, गुजरात, हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुए। कुछ जगह नई सरकारें बनी, कुछ जगह पुरानी सत्ता में लौटी। दो राज्य तो ऐसे थे जहां बिना चुनाव हुए ही सरकार बदल गई। तो इंडिया टुडे टीवी के नेशनल अफेयर्स एडिटर हैं राहुल श्रीवास्तव। उनसे हमने पूछा कि इस साल की सबसे बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स उनके हिसाब से क्या रही। देखिए, पॉलिटिकली बहुत ही एक्टिव साल रहा। अगर आप इस साल को अगर पॉलिटिकल चश्मों से देखेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि इस पीरियड में एक लंबा पॉलिटिकल डिस्टेंस जो है, वो तय किया है। अगर आप देखें तो बीजेपी ये साल की शुरुआत जिस तरह से हुई थी और साल की जो एंड हुआ है, उसमें हिमाचल के एक लॉस के अलावा अगर आप देखें तो बीजेपी ने अपनी जो पकड़ है वो पॉलिटिकल इलेक्टोरल पकड़ जो है उसको मजबूत किया है एक तरह से मैं कहूंगा, क्योंकि पहली बार इतिहास में कोई ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी जिसने कि 5 साल किसी मुख्यमंत्री ने पूरे किए हैं और दोबारा इलेक्ट होकर के आ गई। और उत्तर प्रदेश जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, वो 80 सीटों का लोकसभा का कंट्रीब्यूटर है, तो इसलिए बीजेपी के लिए बड़ी बात थी। दूसरा, उत्तराखंड जैसे राज्य में बीजेपी ने रिवाज बदल दिया कि वहां पे हमेशा ऑन एंड ऑफ चलता था बीजेपी और कांग्रेस का, और वहां पे बलता है। जबकि हिमाचल में बीजेपी, जहां नरेंद्र मोदी नहीं टिकट पे थे, ही वाज नॉट ऑन टिकट, वहां पे बीजेपी को शिकस्त हुई। लेकिन गुजरात में एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड चुनाव बीजेपी ने जीता है जिसमें एक तरह से कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी के जब दिख रही थी चुनाव के पहले, उसके विपरीत जाके एक ऐसा मैनेजमेंट हुआ है, इलेक्टोरल मैनेजमेंट, जिसके जरिए से बीजेपी ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। माधव सिंह सोलंकी जो 80s का रिकॉर्ड था 149 सीट्स का गुजरात की, उसको तोड़ करके बीजेपी उससे भी आगे निकल गई। इस पूरे प्रकरण में बीजेपी की एक बात बड़ी क्लियरली दिखी कि बीजेपी की डिपेंडेंस ऑन नरेंद्र मोदी जो है वो बढ़ती दिखी। यानी बीजेपी नरेंद्र मोदी पे ज्यादा डिपेंडेंट दिखी, और बीजेपी की जहां नरेंद्र मोदी नहीं ज्यादा उनका होल्ड है, वो बीजेपी की वीकनेस है। अगर आप हिमाचल को देखें तो वहां पे ना तो कोई बहुत जातीय समीकरण बीजेपी के फेवर में थे, और नरेंद्र मोदी के इस बात को कहने के बावजूद चुनाव कैंपेन के पहले कि अगर आप बटन दबाएंगे तो वो वोट मेरी तरफ आएगा, उसके बावजूद बीजेपी वहां पे अपनी परफॉर्मेंस नहीं इम्प्रूव कर पाई, और वो रिवाज जो था कि कांग्रेस एक बार अगर है बीजेपी सत्ता में तो अगली बार कांग्रेस आएगी, ये रिवाज वहां पे जारी रहा। इसके अलावा पॉलिटिकली बीजेपी ने एक और एलिमेंट किया कि डायरेक्ट कॉन्टेस्ट जो होते थे उसमें विपक्ष को मात देने की जगह बीजेपी ने अपनी जो इलेक्टोरल पकड़ है असेंबलीज में, वो अपनी और स्ट्रेंथन करी, और उसके लिए बीजेपी ने उन तरीकों का इस्तेमाल किया जिनके खिलाफ एक समय पे देश में कानून बनाए गए, संविधान के संशोधन किए गए, एंटी डिफेक्शन लॉ जैसे कानून बनाए गए, लेकिन पावर एट एनी कॉस्ट, वो एक टेम्पलेट जो उभरा, और उसमें विपक्ष की कमजोरी और शायद इस देश की राजनीति की कमजोरी कि सत्ता सुखाए, सत्ता का सुख सबको चाहिए, और उसको देखते हुए अगर देखें तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने अचीव किया कि जिस तरह से उसने शिवसेना के अंदर टूट तोड़ फोड़ करके शिवसेना के एक धड़े को बड़ा धड़ा बना करके समर्थन करके, और फिर बाद में भागीदार बनने के बाद सरकार सत्ता में काबिज हो जाना जो था बीजेपी का, वो एक एक पॉलिटिकल माइलस्टोन है एक तरह का इस देश के पॉलिटिकल हिस्ट्री में, कि किस तरह से पार्टी तोड़ी गई। और उसमें अगर आप देखें तो विपक्ष की एक कमजोरी थी। कमजोरी ये थी कि शिवसेना जो कि बीजेपी से भी ज्यादा एक समय पे पॉलिटिकली राइट विंग, स्ट्राइडेंट राइट विंग कहा जाता था, कि जब एल के अडवाणी बाबरी डेमोलिशन के बाद कह रहे थे दैट इट वाज ए सैड डे ऑफ हिज लाइफ, वहां बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना के थे कहते थे कि
ये शिवसैनिकों ने तोड़ा है और मुझे इस बात का गर्व है। वो हिंदुत्व वैसे हिंदुत्व की पार्टी जब कांग्रेस का चली गई थी तो एक कॉन्ट्रडिक्शन था और उस कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये था कि शिवसेना के जो विधायक थे और सांसद थे वो चिंतित थे कि अभी सत्ता में रह लेंगे लेकिन हिंदुत्व से परे जाकर के शिवसेना की कोर आइडियोलॉजी से दूर जाकर के वो कैसे दोबारा चुन के आएंगे और उनको बीजेपी क्योंकि पिछले चुनावों में भी बीजेपी के साथ चुन के आने में उनको मदद मिली थी। बीजेपी के साथ होने से उनको चुनने में मदद मिली थी। इस कारण से वो बीजेपी के साथ उन्होंने जाना बेहतर समझा। तो एक आइडियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन क्रिएट हुई है। वो एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि पहले सत्ता के सुख के लिए पार्टियां टूटती थी, लेकिन इस बार एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड हुआ है। सत्ता का सुख जरूर है, वो मूल कारण हो सकता है, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल कारण भी था जिसके कारण सब पार्टी टूटी, जो कि एक इसलिए मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र जो था वो एक माइलस्टोन ईयर था। इसके अलावा अगर आप देखें तो बीजेपी के लिए मैं एक बात और मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र में जिस तरह के देवेंद्र फडणवीस जी के साथ हुआ कि वो एक मुख्यमंत्री थे और बहुत कम होता है ऐसा कि मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ जाए। लेकिन बीजेपी पे बढ़ती पकड़ जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, ये भी एक पॉलिटिकल किस्सा है इस साल का कि वो पकड़ इतनी मजबूत हो गई है कि वो नेतृत्व बदल देते हैं। गुजरात जैसे राज्य में सारे विधायक, सारे मंत्रिमंडल बदल देते हैं। विधायकों की एक लंबी लिस्ट होती है जिनको टिकट डिनाई कर दिया जाता है और उसके बावजूद विरोध या तो कम होता है और अगर होता भी है तो छोटे राज्य में हिमाचल में हुआ, लेकिन गुजरात में आशा से ज्यादा सीटें बीजेपी ले आती है। तो जिसे कहेंगे कि एक किसी पावर डुओ का ऐसा पकड़ एक समय पे अटल अडवाणी की जोड़ी जो थी वो बीजेपी की कोर स्ट्रेंथ और कोर पावर होती थी, बहुत बड़ा पावर सेंटर्स थे दोनों। लेकिन ऐसी पकड़ नहीं थी कि जब कल्याण सिंह जी के साथ झगड़ा हुआ अटल बिहारी वाजपेयी तो कल्याण सिंह ने बगावत करी, जब उमा भारती के साथ हुआ तो उमा भारती ने बगावत करी। आज की तारीख में इस डुओ के सामने पॉलिटिकल बगावत का एलिमेंट जो है वो बहुत कम हो गया है। मेरे ख्याल से ये बीजेपी की जो एक ग्रिप है इन दो लोगों की और उनकी जो पॉलिटिकल सक्सेस है जो वो इंश्योर कर रहे हैं लेजिटिमेट इलेक्टोरल मीन से और पॉपुलर वोट गेटर बन करके और उसके अलावा अच्छा मैनेजमेंट करके और उसके अलावा पार्टियां तोड़ के सत्ता में मैंडेट को बदल करके उसके पैरेलल में दूसरा बड़ा जो पॉलिटिकल इवेंट है जिसे मैं कहूंगा कि एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इवेंट है जिसको कि एक स्ट्रेंज तरीके से कंफ्यूज और अंडरप्ले किया जा रहा है वो है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा जो है मैं कहूंगा कि एक अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल इवेंट है जिसमें एक पॉलिटिकल नेता जो कि एयर अपेरेंट है जिसके बारे में कहा जाता है कि सब कुछ उसी का है, फैसले वही लेता है। 2019 के चुनावों में जब हो जाती है तो अपने से रेस्पॉन्सिबिलिटी का पल्ला झाड़ने के लिए वो पुराने लीडर्स को ब्लेम करता है, नए लीडर्स को कहता है आगे बढ़ने को, लेकिन फिर कुछ ही महीने बाद वो सत्ता में वो पार्टी से इस्तीफा दे देता है अध्यक्ष पद से। राहुल गांधी के एक लिए एक ये इंटरेस्टिंग ईयर होगा और काफी कुछ तय करेगा कि जो उन्होंने पिछले इस अंतराल में अपनी भारत जोड़ो यात्रा में कमाया है वो शायद उनकी आगे की पूंजी बनेगा या राहुल गांधी के फॉर्चून में फर्क पड़ेगा मेरे ख्याल से। लेकिन पॉलिटिकल इवेंट बड़ा है, कांग्रेस के अंदर ऊहापोह की स्थिति है। बहुत ज्यादा धक्का के बाद करीब 2.5 साल बिना अध्यक्ष के कांग्रेस फुल टाइम अध्यक्ष के कांग्रेस ने अपना समय व्यतीत किया है, तमाम इलेक्टोरल लॉसेस हुए हैं। पंजाब जैसा बड़ा राज्य कांग्रेस ने खोया जो कि एक समय पे लग रहा था कि कांग्रेस के लिए अमरिंदर के अंडर एक कांग्रेस रिपीट कर सकती है अपने आप को। चन्नी साहब का एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन कांग्रेस के लिए ये इलेक्टोरली कोई बहुत अच्छा साल नहीं है। जिस तरह से गुजरात में भी खासकर आम आदमी पार्टी ने 13% वोट लेकर के कांग्रेस को ज्यादा चोट पहुंचाई, बीजेपी को एक तरह से नफा पहुंचाया, उसको देखते हुए कांग्रेस के लिए अच्छा साल नहीं था। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा जो राहुल गांधी कहते हैं कि वो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए नहीं है, वो एक कांग्रेस के लिए अजब स्थिति है। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन गए हैं तो राहुल गांधी क्या अपने परिवार की खोई हुई जो शाइन है उसको लौटाने के लिए यात्रा पे निकले हैं,
उसके दबदबे को बढ़ाने के लिए निकले हैं, पार्टी को जोड़ने के लिए निकले हैं, पार्टी को पॉपुलराइज़ करने के लिए निकले हैं, पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों के सामने पिछड़ रही थी, उसलिए निकले हैं। तो ये तमाम मैसेजिंग पॉसिबिलिटीज़ जो थी, उसको कांग्रेस कह रही है कि ये नहीं है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राहुल गांधी पॉपुलर हो रहे हैं एज ए नेता भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कि अगर आप देखें तो हाल के हिमाचल के फैसले को कि सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो कहा जाता है कि राहुल गांधी का वीटो चला। तो अगर मुख्यमंत्री राहुल गांधी अभी भी जो अपनी यात्रा को राजनीतिक नहीं बताते वो तय करते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का क्या होगा। लेकिन कुछ एक बात ये रहेगी कि कांग्रेस ने अपने अंदर जो एक द्वंद चल रहा था अध्यक्ष के पद को लेकर के, नॉन कांग्रेस के नेता, नॉन परिवार नेता की डिमांड चल रही थी कि परिवार से बाहर का नेता अध्यक्ष बने, वो कांग्रेस ने अपनी तरफ से पूरा कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये कहेंगे कि एक अच्छी शुरुआत है। वो शुरुआत कहाँ जाएगी कांग्रेस को? क्योंकि कांग्रेस के इलेक्टोरल रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे हैं। कांग्रेस का काडर थोड़ा बहुत जागृत हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा साल कांग्रेस के लिए नहीं कहा जाएगा और आगे की जो डगर है वो कांग्रेस के लिए और कठिन है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी राजनीतिक दलों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा नहीं था। जिस तरह अखिलेश यादव खासकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिख रहा था उनके लिए उत्तर प्रदेश के चुनावों में। लेकिन जो लास्ट मिनट पे बीजेपी का रन रहा, बीजेपी का संगठनात्मक प्रभाव रहा, इसके अलावा अखिलेश यादव की पार्टी की कैपेबिलिटी अपने वोटर को पोलिंग बूथ तक ले जाने की और अपने माई वोट बैंक मुस्लिम और यादव वोट बैंक के अलावा वोट जोड़ पाने की कैपेबिलिटी वो कम रही और उसके कारण समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। इसके अलावा बीएसपी के लिए ये साल और खराब रहा क्योंकि बीएसपी एक तरह से हाशिए पे जा रही है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पे एक समय पे करीब 10 साल पहले वो सत्ता में काबिज हुआ करती थी और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी का एक समय पे लगता था कि वो अच्छी सोशल इंजीनियरिंग करके आगे बढ़ेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक झटका बिहार में नीतीश कुमार ने दिया बीजेपी को। नीतीश कुमार ने सिद्ध कर दिया कि राजनीति में वो पॉलिटिकल कैट उनको कहा जाएगा, जो कि किसी भी मंजिल से कूदती है तो गुलाटी खाते हुए अपने पैरों पे ही लैंड करती है। तो बीजेपी से वो जो उनको लग रहा था कि बीजेपी के साथ जाने में उनको नुकसान होगा, उसको ये कहते हुए कि बीजेपी साथ उनकी पटरी नहीं बैठ रही थी, तो जो मैंडेट उनको 20 में मिला था बीजेपी के साथ, उसको तोड़ करके वो आरजेडी के साथ दोबारा वापस काबिज हो गए हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार के लिए यहां से रास्ता आसान है? मैं कहूंगा बहुत मुश्किल। इसलिए मुश्किल है क्योंकि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ अगर आए हैं, तो आरजेडी के अंदर अपने नेता जो कि बड़ा दल है सीटों के मामले में, अपने नेता को छोटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर का दर्जे के लिए नहीं आए हैं। वो लॉन्ग टर्म में अब बल्कि कहूंगा शॉर्ट टर्म में अपने नेता को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और उसमें नीतीश कुमार का गेम प्लान जो दिखता है कि वो एक नेशनल प्लेयर बनने के लिए, नरेंद्र मोदी के चैलेंजर बनने के लिए, वहां पे उनको एक पार्टी का प्लेटफॉर्म बड़ा चाहिए था, एक गुट चाहिए था, जिसमें आरजेडी एक अच्छा गुट बन सकता है क्योंकि आरजेडी की पैठ कांग्रेस से ठीक है, वो अलायंस में है। इसके अलावा आरजेडी को फायदा ये भी है कि पुराने सोशलिस्टों का जो कुनबा है समाजवादी पार्टी और तमाम, उनको जोड़ने में आरजेडी सक्षम हो सकता है। तो नीतीश कुमार को आरजेडी में प्लेटफॉर्म दिखता है, अपने लिए एक लॉन्च पैड दिखता है प्रधानमंत्री का चैलेंजर बनने के लिए नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन इसमें परेशानी का सबब ये है कि अगर वो प्रधानमंत्री का दावेदार बनना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी का चैलेंजर बनना चाहते हैं, तो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे की पार्टी जो तेजस्वी की पार्टी है आरजेडी, वो ये इंतजार नहीं करेगी कि अगले चुनाव 2024 में आने तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहें और अगर मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, चले जाते हैं दिल्ली, तो नीतीश कुमार के ये तेजस्वी का भाग से छीका टूटे और तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएं। ये जो है कवायद ये जरा मुश्किल है और क्योंकि उम्मीद ये की जाएगी कि नीतीश कुमार आने वाले कुछ दिनों में ही तेजस्वी के लिए कुर्सी खाली करेंगे और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उसमें परेशानी ये है कि तेजस्वी उसमें ऐसे सूरत में
नीतीश कुमार के लिए सत्ता में वापस आना बहुत मुश्किल होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार लगभग अपनी जीवन की आखिरी गैम्बल ही इज़ प्लेइंग हिज लास्ट गैम्बल ऑफ हिज पॉलिटिकल कैरियर। अगर नीतीश कुमार पद छोड़ते हैं और एक कंसेंसस कैंडिडेट बनते हैं, तो नहीं बन पाते हैं, तो उनके लिए पॉलिटिकल किसी पोस्ट को पकड़ पाना, मुख्यमंत्री की खासकर बिहार की मुश्किल होगा। दूसरा उनके लिए परेशानी ये है कि उनका दल इस समय बिहार के तीसरे नंबर का दल है और तीसरे नंबर के दल के लिए जैसे ही वो पीछे हटेंगे, वो दल उनके साइज़ छोटा होने लगे क्योंकि सत्ता में होना नीतीश कुमार की और उनकी पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर होगा कि वो किस तरह से अपने जेडीयू को जिसको उन्होंने एक समय पे जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोगों से छीना था, शरद यादव जैसे लोगों से छीना था, उसको वो कैसे बरकरार रख पाएँगे। इसके अलावा ममता बनर्जी के लिए साल अभी तक ठीक चल रहा है। उन्होंने एक नई पॉलिटिकल लाइन पकड़ी है जिसमें नरेंद्र मोदी पे जो उनका प्रखर हमला रहता था, वो थोड़ा-सा उन्होंने कम किया है। हालाँकि ममता बनर्जी पर केंद्र का हमला ईडी, सीबीआई और तमाम ज़रियों से अभी भी चल रहा है। लेकिन ये कहेंगे कि जो चुनाव के दौरान गरमा-गर्मी और तीर कमान चल रहे थे, उसमें थोड़ी कमी आई है। वो तृणमूल कांग्रेस की पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखती है, क्योंकि वो सरकार को अपने काम चलाने होते हैं, केंद्र से मदद चाहिए होती है और उन रिश्तों पे बंगाल सरकार जो है वो अपने रिश्ते खराब नहीं कर चाहती। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी बंगाल में अपनी पकड़ बीजेपी में तोड़-फोड़ मचा के, बीजेपी के काडर में आतंक मचवा करके अपनी पकड़ को मजबूत करती दिख रही हैं। इसके अलावा अगर एक नेता का ज़िक्र और किया जाएगा अगर इस साल में, तो वो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव। केसीआर जो है उन्होंने अपनी ग्रिप मजबूत की है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल गेम ऐसा खेल रहे हैं जिसमें बड़े साफ दिख रहा है कि वो अपने और बीजेपी के बीच में कॉन्टेस्ट को करना चाहते हैं। वर्चुअली वही कर रहे हैं जो ममता बनर्जी ने किया। कांग्रेस और लेफ्ट को वहां पे काटने के लिए ममता बनर्जी ने बीजेपी को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पे खेलना शुरू किया, जिससे कांग्रेस और वाम दल हाशिए सत्ता से बाहर हो गए, बल्कि सीटों से बाहर हो गए कॉन्टेस्ट से। ये एक गेम प्लान केसीआर की तरफ से चल रहा है और बीजेपी भी उसमें यही चाहती है कि जिस तरह से केसीआर के परिवार तक, उनकी पुत्री तक पहुंच गई है अब एनफोर्समेंट एजेंसीज, इसको देखते हुए लगता है कि कहीं न कहीं एक बैटल वहाँ पे भी तैयार हो रही है। बीजेपी के लिए चैलेंज महाराष्ट्र में भी है क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब एम्बिशियस आदमी हैं। वो चैरिटी के लिए मुख्यमंत्री बनने या सिर्फ तमगे काटने के लिए नहीं आए हैं। वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, शिव सैनिक हैं और वो चाहेंगे कि बीजेपी का साथ उठा करके अपने गुट को वो इतना मजबूत करें और अगले चुनावों तक आते-आते वो इतनी सीटें डिमांड करें कि वो एक शिवसेना के रिप्लेसमेंट बन के बीजेपी के बराबर के साझेदार बन सकें। लेकिन इस साल की एक बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी अरविंद केजरीवाल भी है। मैं ये इसलिए कहूँगा कि बार-बार सवाल पिछले कई सालों से उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन? और उस नरेंद्र मोदी के बाद कौन में हमेशा अटकलें पहले लगी ममता बनर्जी की, लेकिन फिर पॉलिटिकल पंडित जो एक समय पे ममता बनर्जी को मोदी का चैलेंजर बता रहे थे, उन्होंने गुजरात के चुनावों के गोवा के चुनावों के बाद उनको लगा कि ममता बनर्जी ने वहाँ वोट काटे हैं कांग्रेस के। इसके अलावा उनको ये भी लगा कि कहीं न कहीं ममता बनर्जी बंगाल अस्मिता को लेकर के बंगालवाद को इतना उन्होंने प्रखर कर दिया कि बाकी एरिया में, बाकी इलाकों में वो बहुत ज्यादा शायद अपनी पैठ ना बना पाए। दूसरा उनकी प्रॉब्लम ये हुई कि जो पोलराइजेशन है, ममता बनर्जी ने अपनी इमेज को प्रो माइनॉरिटीज इतना स्ट्रांग बनाया है इस समय पे कि पूरा माइनॉरिटी वोट उनके साथ है, लेकिन उसको चलते थोड़ी बाकी देश के इलाकों में उनके लिए थोड़ी-सी मुश्किल आएगी, क्योंकि वो पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास एल्बो रूम नहीं बचता है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल जो हैं, वो एक चतुर पॉलिटिकल खिलाड़ी के तौर से अपने को किसी इज़्म नहीं बाँध रहे। वो किसी पोलराइज़ेशन के उसमें नहीं फँस रहे। अगर आप देखें तो दिल्ली के आखिरी चुनावों के बाद के दौरान अरविंद केजरीवाल एक बार भी शाहीन बाग नहीं गए थे। क्योंकि उनको पता था कि माइनॉरिटी वोट बीजेपी को हराने के लिए उनके साथ आएगा ही आएगा।
लेकिन वो अपर कास्ट हिंदू के वोट को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो शाहीन बाग नहीं गए। तो यानी अरविंद केजरीवाल अपने आप को किसी इज़्म में नहीं फँसा रहे। वो दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वो एक सिटी या किसी एक वर्ग के वो नेता नहीं बन रहे। वो पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी उनके लिए इस बात में अच्छी रही है कि गुजरात जब वो गए फॉर एग्ज़ाम्पल वहां जाके उन्होंने फ्रीबीज का पिटारा खोल दिया और बीजेपी की सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका था। बीजेपी समझ गई और इस कारण से बीजेपी को पूरा कैंपेन अपना बदलना पड़ा और उन्होंने कांग्रेस को बीजेपी ने जान के कांग्रेस को आगे बढ़ाना शुरू किया। कांग्रेस की बातचीत करी, नैरेटिव को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस लाए क्योंकि उनको पता था कि आम आदमी पार्टी का अगर नैरेटिव बना तो आम आदमी पार्टी उनको छोड़ दे सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस बार एक बड़ा इंडिकेशन क्लियर दे दिया गोवा के बाद। पंजाब उन्होंने जीता था और पंजाब में वो कांग्रेस की जगह काबिज आए थे और गुजरात में भी कांग्रेस का इंडिकेशन आम आदमी पार्टी का यही है कि उसके बीजेपी से लोहा लेने से पहले उसका पहला काम होगा कांग्रेस को खत्म करना। और अगर आप देखें कांग्रेस ये आम आदमी पार्टी के जो नए नेता आए हैं तमाम उन वो अपने बयानों में साफ कह रहे हैं अब कि हम पहले कांग्रेस को ध्वस्त करेंगे। तो कांग्रेस के लिए चैलेंज अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के लिए एक पॉलिटिकल रास्ता नया खुल रहा है, जिसमें देखना ये होगा क्या अरविंद केजरीवाल अपने आप को आगे बढ़ा पाते हैं कि नहीं।